कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस जेआरएफ जंक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जेआरएफओ की सीरीज चला रहा हूँ, आपको ये भी बताया था कि मैं डीयू, जेएनयू, बीएचयू, आप जहां तक भी सोच सकते हैं, जिस यूनिवर्सिटी का सोच सकते हैं, वहाँ के रिसर्च स्कॉलरों को मैं लाऊंगा। उसी के कड़ी में आज हमारे बीच हैं विनीत मिश्रा जी, और इन्होंने जेआरएफ की परीक्षा फिलोसफी से उत्तीर्ण की। सर्वप्रथम इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद अभिनंदन जी। आपको अ, बहुत शुभकामनाएं। आपने एक अच्छी पहल की है जी और मुझे आशा है कि इससे अधिकतम लोग लाभ अर्जित करेंगे। जी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि विनीत जी का एमफिल चल रहा है जेएनयू से। जवाहर नौ, नौ, नौ जेएनयू मतलब वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है इंडिया की, और टॉप मोस्ट रैंकिंग है जेएनयू की। तो सर का वहाँ से जेएनयू से चल रहा है, तो सर इसके लिए भी आपको एमफिल करने के लिए भी बधाई पुनः। धन्यवाद। तो सर जैसे कि नेट जेआरएफ के एग्जाम में सर दो पेपर होते हैं। आ, जी। तो इन दो पेपरों में सर फर्स्ट पेपर की क्या भूमिका आपको लगती है, और सेकंड जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है इसकी क्या भूमिका लगती है? तो थोड़ा सा इस पे सर प्रकाश डाले कि फर्स्ट पेपर की क्या भूमिका है और इसको कैसे कवर किया जाए, क्या बुक लिस्ट इसके लिए जरूरी है? फर्स्ट पेपर के लिए आप ये समझ लीजिए कि यदि आपको जेआरएफ होना है तो आपका फर्स्ट पेपर में अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए, जी क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा, मेरा हमेशा सेकंड पेपर में अच्छे क्वेश्चंस हो जाते थे, बट फर्स्ट पेपर में ही कम हो जाते थे। जैसे कि मेरा जब मैंने पहली बार दिया था तो मेरा मात्र 30 क्वेश्चन सही था। फिर उसके बाद मैं दूसरी बार दिया तो मेरा केवल 28 क्वेश्चन सही था उसका। और जिसकी वजह से मेरा जेआरएफ पहली बच। बार में, पहले प्रयास में दो दो प्रश्नों से मात्र मेरा जेआरएफ रुक गया था। फिर उसके बाद से एक एक प्रश्न से पिछली बार मेरा जेआरएफ रुक गया था। तो कहीं न कहीं अगर मेरा प्रथम प्रश्न पत्र में अच्छे क्वेश्चन सही हुए होते, अच्छे नंबर आए होते, तो मैं जेआरएफ प्रथम प्रयास में ही हो सकता था। किंतु जी एक चीज़ और ध्यान रखने की हमें हमें ज़रूरत है कि प्रथम प्रश्न पत्र का प्रकृति अपने आप में ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा भी अगर उस पे आप मेहनत करेंगे, तो कहीं न कहीं ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते हैं और हर कोई एक इंटेलिजेंस गेस मारता है बिल्कुल। और माइनस मार्किंग है नहीं। और ये इससे लगभग हर कोई सहमत होगा जो बिल्कुल। भी नेट और जेआरएफ की परीक्षाओं को देता है, कि कहीं न कहीं उसमें बहुत बड़ा एक रोल होता है इंटेलिजेंस गेस का और उस पे आपको डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे हैं प्रथम प्रश्न पत्र में जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप लॉजिक के जो क्वेश्चन हैं उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन्स हैं उसको आप अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आप 100% एक्यूरेसी ला सकते हैं। हम्म। आप पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और और क्वेश्चन आता हाँ, और डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ जो सिलेबस के जो मोटे तौर पे 5 खंडों में संभवतः बाँटा गया है। नहीं, नहीं, 10 खंडों में बाँटा गया है, दस मुझे माफ़ फर्स्ट कीजिए। पेपर 10 खंड, 10 बिल्कुल। खंडों में बाँटा गया है। हाँ, उस 10 खंडों से हर खंड से 5 क्वेश्चन हैं। हम्म। तो आप ऐसे खंडों के हिसाब से अगर देखें तो ये कुछ ऐसे खंड हैं, इनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लें तो 30 नंबर आप ला सकते हैं। और बाकी 20 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो कर लेंगे, लेकिन उसकी शब्दावली ऐसी होती है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर भी आप ऐसा श्योर नहीं रहेंगे। तो मेरा मानना ये है कि जो लॉजिकल क्वेश्चन्स हैं, जिनको आप अच्छे से सॉल्व करके एग्ज़ाम में उसकी आप एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। मैथमेटिक्स, लॉजिक, कंप्यूटर, इन सब पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए और टीचिंग वाला भी, टीचिंग को रीडिंग से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन हैं, उस पे आप प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जी जी। क्योंकि वहाँ पे इंटेलिजेंस गेस ही आपको करना पड़ेगा और उसमें प्रैक्टिस ही हेल्पफुल होगी। तो फर्स्ट पेपर के लिए मेरा यही सुझाव रहेगा। जी जी। अच्छा, एलिमिनेटिंग जैसे अब एनटीए ने क्या किया सर कि एनटीए ने ए से एफ तक आपको ऑप्शन दे दे रहे हैं, मतलब 7 8 9 ऑप्शन तक ये दे रहे हैं।
तो सर इसको कैसे एलिमिनेट किया जाए? जैसे कि बच्चे 2-3 तो पकड़ लेते हैं या 4 पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको जी एलिमिनेट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और एक अगर वो जो एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो होता है और उसके वजह से उनका पूरा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। हाँ और जेआरएफ का जी गेम और नेट ऐसे नेट जो जेआरएफ का गेम भी सर हाँ वही एक क्वेश्चन का ही है। हाँ फिलोसफी में जैसा कि बहुत कम बच्चों को जेआरएफ दिया जाता है क्योंकि बिल्कुल 6% का 16, जो नियम है बिल्कुल 16 या 20 है उसके टोटल। जी हाँ सर। वो लागू होता है। हम्म, हम्म, तो उसमें एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसा आपने बोला कि 7 8 9 इवन 10 10 12 12 ऑप्शंस दे देते हैं बिल्कुल। उसमें से। और काफी उलझा हुआ वो विकल्प दे देते हैं जिसमें से चुनना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट की एक सबसे बड़ी सीमा प्रथम प्रश्न पत्र में होती है कि आपको 1 घंटे में सभी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हम्म, तो ऐसे में आप अगर ध्यान से प्रश्न पत्र को देखेंगे तो जो 3 सेक्शन है कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इन्हीं तीन सेक्शन से ऐसे प्रश्नों का निर्माण होता है जिसमें खूब सारे ऑप्शंस दिए होते हैं जिसमें आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। और कभी कभी आप ऑप्शंस में ही आपको एलिमिनेट करना पड़ता है, किसी में सभी ऑप्शन दे देंगे एक ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन शब्दावली उसकी टर्मिनोलॉजी ऐसी होगी कि आपको अंततः गेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए यही सुझाव है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और मैंने केवीएस मदान जी की बुक पढ़ी थी, हम्म, काफी अच्छी किताब है। उसे हर कोई पहले से ही परिचित होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। जी। और मैंने यूथ मैराथन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आता है हम्म, एनटीए का, उसे मैंने सॉल्व किया था। तो इसकी सहायता से आप एलिमिनेशन की तरफ जा सकते हैं। और एक और सुझाव देंगे, एग्जामिनेशन हॉल में इन ऑप्शंस को बार बार पढ़ने में अपना वक्त न बर्बाद करें। इसके बजाय आप मैथ्स और लॉजिक के क्वेश्चंस को जी सही जी। करें क्योंकि उस पर आप टाइम देंगे तो उसके तो सही होने के 100% चांस है। बिल्कुल। तो बच्चों के अंदर एक डर होता है कि जो है डीआई के क्वेश्चंस को लेके, तो उसको क्या आपको ऐसा कुछ था? डीआई या मैथ के क्वेश्चंस को लेके बच्चों में एक डर होता है। जी मैंने हमेशा से अभी मैंने पिछले पहले भी अभी बोला कि ये जो सेक्शंस हैं ये आपको 100% और मार्क्स दे बिल्कुल सकते हैं। तो बिल्कुल। आप इन सेक्शंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। आप इसकी अगर घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो निस्संदेह आप इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है ना, डीआई का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इसका क्वेश्चन कहीं बाहर है, इसका क्वेश्चन उस क्वेश्चन इसका आंसर जो है उस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। बिल्कुल। एंड यू कैन फाइंड इट अगर आप उस पर टाइम देंगे और अगर आपने प्रैक्टिस किया है। इवन फार्मूला तक लिखा होता है, जो चार्ट होती है डीआई होता है उसके नीचे फार्मूला तक लिखा होता है। आपको फार्मूले की भी जरूरत नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन स्पीड और कैलकुलेशन प्रैक्टिस अगर आप कर लें तो वो आप 5 क्वेश्चन एकदम सही कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा सुझाव यही है कि आप लॉजिक मैथ्स एंड डीआई वगैरह पर प्रैक्टिस करके जाइए अच्छे से, क्योंकि ये आपको 100% एक्यूरेसी के क्वेश्चंस होते हैं। जी। पैसेज को लेके क्या कहना चाहेंगे विनीत जी? पैसेज को लेके, जैसे पैसेज की पैसेज को भूमिका भी थोड़ी लेकर सी और बढ़ गई है इस समय, जैसे सब्जेक्ट में 2 पैसेज कर दिए हैं और एक पैसेज आपके फर्स्ट पेपर में, तो इसकी तो भूमिका काफी बढ़ गई, 15 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं पैसेज। दो चीजें हैं, जैसे कि पैसेज का अंतर है। इसमें जो पैसेज पूछता है वो दूसरी प्रकृति का होता है और हमारे विषय में जो पैसेज पूछे जाते हैं वो उसकी बिल्कुल। प्रकृति दूसरी होती है। हम्म। तो इसके जो पैसेज होते हैं इसके भी जो प्रश्न होते हैं ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे पैसेज से मिल जाएं उसके उत्तर। हम्म। काफी वही मैंने बताया कि शब्दावली जो होती है वो काफी क्लिष्ट बनाई जाती है हम्म, ताकि इतना सुलभ न हो जाए नंबर बिल्कुल अंक बिल्कुल। प्राप्त करना। हाँ। तो इसके लिए भी प्रैक्टिस ही वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आप ये समझ सकेंगे कि किस तरीके से पैसेज से प्रश्न पूछे जाते हैं। उस प्रश्न के उत्तर टू द लाइन न हो करके कुछ हम्म, 4 5 जो पंक्तियां होती हैं उसके समग्र रूप से निकलती हैं और वहां से आपको सही जो उत्तर होता है उसे चूज करना होता है। तो तो पैसेज के लिए भी प्रैक्टिस, इन सब जी सेक्शन के लिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से आप 100% आप इसको एकदम सही कर सकते हैं। जी। जी और जी बस यही और बाकी जो विषय वाला है तो उसके बारे में तो जी। अलग से बात अभी जी बात करें या फिर अलग अभी से अभी बैठ आगे के। हो जाएगी, अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छा, करंट्स की कितनी भूमिका है फर्स्ट पेपर में? जैसे बच्चों में, जैसे मैं देखता हूँ कई करंट की चैनल तो बहुत करंट की तो पहले वो तो चला देते हैं सीरीज, लेकिन आता नहीं है क्वेश्चंस उतने।
नहीं नहीं नहीं, पहले देखिए जब मैं दिया था मैंने तभी से देना शुरू किया जब पैटर्न बदल गया। जी, एनटीए तो वाले पैटर्न से बिल्कुल। हाँ, एनटीए के पैटर्न से। और एक चीज है कि पहले पूछता था, रैंकिंग पूछती थी और कई चीजें पूछती थी। किंतु अब क्या है कि करंट अफेयर का ऐसा कोई खास बहुत बड़ा दायरा तो है नहीं। तो ऐसे में हर शिफ्ट में पेपर होता है, तो करंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते नहीं है इनके पास, इसलिए लगभग पूछना बंद कर दिया है इन लोगों ने। हाँ, लगभग ज्यादा से बिल्कुल। ज्यादा ये पूछ सकते हैं। हाँ, लगभग बंद कर दिया है। जैसे हायर तो इन्होंने एजुकेशन से हायर रिलेटेड। एजुकेशन, हाँ, बिल्कुल। आप हायर एजुकेशन से जो एक आध, सिग्निफिकेंट्स हैं और लगभग आप, हाँ, लगभग आपको पता होते हैं वो चीजें बिल्कुल, अगर या आप इन्वायरमेंट न्यूज़पेपर से वगैरह उठा लेते पढ़ते हैं, हैं तो। रैंकिंग उठा लेते हैं, बिल्कुल। हाँ ठीक है। हाँ, ये सब चीजें आपको पता होती है जी। जनरली। जी। इसलिए और जो हायर एजुकेशन की रैंकिंग होती है उसको कौन कौन प्रोवाइड कराता है, हायर एजुकेशन में जो नए मेजर चेंजेस हुए हैं अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, इन सब से रिलेटेड, और इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड तो कोई नया करंट अफेयर होता नहीं है, क्योंकि जो पॉल्यूशन के रीजंस होते हैं वो सेम होते हैं, पॉल्यूशन के जो इफेक्ट होते हैं वो सेम है, और पॉल्यूशन के जो कॉज है वो भी सेम है, सोर्स जो है बिल्कुल। वो भी सेम है। तो बिल्कुल। इसे आप कन्वेंशनल तरीके से ही पढ़ेंगे तो तैयार हो जाएगा। जी। पॉल्यूशन में जो चीज बदलता है वो कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड चीजें बदलती हैं, कि हम्म। कार्बन ट्रेडिंग में किस कंट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है, और पॉल्यूशन किस कंट्री से कितना ज्यादा हो रहा है, या फिर बहुत बेसिक डिफरेंट क्वेश्चंस सोर्स होते ऑफ हैं, पॉल्यूशन बिल्कुल। है। उसको ऐसे प्रीवियस बेसिक ईयर से क्वेश्चन। कवर किया जा सकता है। प्रीवियस ईयर का पैटर्न अगर आप देखेंगे यस। तो वही क्वेश्चंस ये रिपीट करते हैं, लेकिन उसका पैटर्न पे हाँ हाँ, क्वेश्चन आप, न्यू, मतलब ईयर केवल बदलते हैं, मतलब कि इस साल उसकी रैंकिंग क्या है, या उस साल पोल्यूशन का रेट कैसा बस है। मैं ये सजेस्ट करूंगा, बिल्कुल। आप कन्वेंशनल जब आप इन्वायरमेंट तैयार कीजिए तो साथ में गूगल कर लीजिए। आप विकिपीडिया पर पॉल्यूशन जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि समुद्र ओशियन पॉल्यूशन में मेजर रोल किस सोर्स ऑफ पॉल्यूशन का है। हम्म। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है प्रेजेंट समय में उसका बदल गया था। हाँ। हाँ। तो ऐसे क्वेश्चंस आप जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं इन्वायरमेंट या हायर एजुकेशन में, तो उसे आप इंटरनेट पर एक बार गूगल कर देख लीजिए। लीजिए, बिल्कुल। वहां से आपको लेटेस्ट, हाँ, आपको दिमाग में रहेगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी। जी। और ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। नहीं। अच्छा, अब विनीत जी हम लोग करंट आते अफेयर हैं। को लेकर निश्चिंत रहने दीजिए। बिल्कुल। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट जो कि फिलोसफी है, तो फिलोसफी के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे ही बताएं कि कैसे इसको कवर किया जाए, कौन कौन सी बुक लिस्ट हैं, जैसे इंडियन फिलोसफी के लिए, वेस्टर्न हम्म। फिलोसफी के लिए, धर्म दर्शन के लिए, या मतलब जैसे भी जो सारी बुकें हैं, तो थोड़ा सा जी बुक जी, लिस्ट और मैं चीजें बताता बता। हूँ। बिल्कुल। जैसे अब नए पैटर्न के हिसाब से भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, भारतीय दर्शन समकालीन, पाश्चात्य दर्शन समकालीन, और सामाजिक राजनीतिक दर्शन, ग्रीक भारतीय दर्शन, भारतीय परिप्रेक्ष्य से, मध्यकालीन दर्शन, सामाजिक राजनीतिक दर्शन, सामाजिक राजनीतिक दर्शन नव्य पाश्चात्य आधुनिकता वक्त। दृष्टिकोण से, जी। और उपनिषदिक उपनिषदिक और वैश्विक वेदों, और बिल्कुल। वैदिक फिलोसफी। एंशियंट फिलोसफी में आप इसे उपनिषदिक और वैदिक कर लीजिए, और उधर ग्रीक फिलोसफी को आप रख लीजिए। बस। और कंटेम्प्ररी में शामिल किया गया है हर्मेनेutiक्स को हम्म। शामिल किया गया है। और साथ में कंटेम्प्ररी फिलोसफी में आप अप्लाइड कंटेम्प्ररी इथिक्स। बोलिए या पोस्ट मॉडर्न बोलिए, बिल्कुल। आप पोस्ट मॉडर्न इससे बोलिए। हर्मेनेutiक्स, ये मैं टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक्स लोग जनरली छोड़ देते हैं, और और नए बहुत टॉपिक्स भी बेसिक हैं, क्वेश्चन बिल्कुल। आते हैं। और हाँ, ये न्यू टॉपिक्स हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन इनसे आते हैं। इंट्रोडक्टरी अगर आप पढ़े हैं तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और कंटेम्प्रेरी सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी से, मल्टीकल्चरलिज्म से क्वेश्चन लगातार मतलब आ रहे हैं, और 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं बहुसंस्कृतिवाद से। हम्म। तो ये सब कुछ मोटे तौर पे टॉपिक है। और इथिक्स में कन्वेंशनल इथिक्स, इथिक्स का क्या है कि इथिक्स में आपको ऐसे एज पूरा इथिक्स नहीं पढ़ना है। ये अपने आप में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम्म। ये समझने की जरूरत है कि हमें इथिक्स में सुखवाद, उपयोगितावाद, और कांट कांट का जो कर्तव्यवाद है, आप अगर इन सब चीजों को, इस सुखवाद और उपयोगितावादी के जो अपने अंतर हैं, मूलभूत अंतर हैं, मतलब नॉर्मेटिव इथिक्स की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसे हम्म। आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और मेटा इथिक्स, इथिकल लैंग्वेज के जो हैं, संज्ञानवाद, असंज्ञानवाद और प्रदेशनवाद आदि, जो जो विभिन्न श्रेणियां हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हम्म। इंट्रोडक्टरी ही पढ़िए, उन दार्शनिकों के विचार किस संदर्भ में है, उनकी
उनके विचारों से संबंधित रचनाएं कौन सी हैं, तो एथिक्स का पोर्शन तैयार हो जाता है। और न्यू जो प्रोफेशनल ये प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल एथिक्स जो ऐड किया गया है, तो उसमें मैं गूगल का यूज करता था, और काफी बेसिक क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक मोटे तौर पे यही सिलेबस है रूपरेखा पूरा, है बिल्कुल सिलेबस। बिल्कुल। तो थोड़ी सी बुक तो लिस्ट बताएंगे, जैसे किसकी जी किताबें जी जी, पढ़ी? मैं बिल्कुल। बताता हूँ। आप उपनिषदिक और वैदिक फिलॉसफी से, मतलब भारतीय दर्शन शुरू करते हैं। उपनिषदिक और वैदिक फिलॉसफी को जब आप पढ़ते हैं, तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए, क्योंकि अपने आप में उपनिषद दर्शन ही एक ऐसे बृहद गहराई लिए हुए है कि पूरी भारतीय दर्शन उसी पर टिका हुआ है। तो अगर आप पूरी उपनिषदिक फिलॉसफी को पढ़ने चलेंगे तो असंभव है ये। आप बिल्कुल उसे इस जीवन में, तो मेरा मानना है कि उपनिषदिक नहीं, फिलॉसफी तो पूरा एक नहीं कर व्यक्ति नहीं पाएंगे, पढ़ बिल्कुल। सकता, नहीं कर पाते। तो आप प्रश्नों को देखिए, प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ से आते हैं, जहां तक मैं समझा हूँ। बिल्कुल। तो हाँ, यज्ञ से आते हैं, ऋत ऋण यज्ञ ये तीन हो ऋत गए। की अवधारणा से, हाँ, बिल्कुल। ऋत की अवधारणा से आते हैं, हम्म। और नीति नियमों के, और यज्ञ, ऋत, और पुरुष सूक्त और नासदीय विश्व सूत्र। से संबंधित अवधारणा है। जी। जी पुरुष सूक्त हाँ, नासदीय जगत से सूत्र। संबंधित जो अवधारणा, हम्म। हाँ हाँ, जगत जगत निर्माण से संबंधी ये अवधारणा है, नासदीय सूक्त वगैरह। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और हम्म। बस यहीं से आते हैं। और वेदों से संबंधित, वेद कौन कौन से हैं, वेदों के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, कौन से वेद से कौन से जो ऋत्विक हैं वो संबंधित हैं, और किस यज्ञ का क्या परिणाम होता है, इसे आपको समझ लेना चाहिए। और इससे करीब 3-4 क्वेश्चन होते हैं। बस इतना ही आपको वैदिक और उपनिषदिक फिलॉसफी पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना हम्म। ही। और फिर जब आप भारतीय दर्शन में आते हैं, तो आपको चारवाक, एक जो क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं चारवाक से, मतलब अगर मैं हर क्वेश्चन डिटेल बात करने लगूंगा तो नहीं तो बहुत टाइमिंग बहुत लंबा ज्यादा हो विषय जाएगा, खिंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो हम लोग टाइमिंग एक बहुत ज्यादा मोटी हो मोटा जाएगा। तौर पे, जैसे चारवाक इसलिए हो गया, हाँ, सांख्य योग जैन न्याय तो वैशेषिक, मोटे तौर पे मैं एक यही बुक कोई बोलूंगा कि आप रिकमेंड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। साथ में एक बुक, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, तो सी डी शर्मा की बुक है। बिल्कुल। वो ग्रेजुएट लेवल की मानी जाती है, किंतु वो बहुत अच्छी किताब है, स्पेशली जब आप बुद्धिस्ट फिलोसफी को पढ़ते हैं, बुद्धिस्ट तो बुद्धिस्ट को उसमें बहुत काफी अच्छे से दिया, बिल्कुल। उसमें, हाँ, बहुत अच्छे से दिया गया है। और और संगमलाल पांडे जी की, आचार्य संगमलाल पांडे जी का की पुस्तक है भारतीय दर्शन का सर्वेक्षण। आप इन दोनों पुस्तकों से आप भारतीय दर्शन के जो भाग हैं, वैष्णव वेदांत तक, आप इसे तैयार कर सकते हैं, और इससे आपके सारे प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और भारतीय दर्शन में आपको जो जहां पर बच्चों की परेशानी होती है, ख्यातिवाद से संबंधित परेशानी होती हाँ है, नहीं नहीं बिल्कुल। सॉरी, मैं गलत बोल गया, ख्यातिवाद, न्याय फिलोसफी में, अरे हेत्वाभास, हेत्वाभास से जो बिल्कुल, प्रश्न और वो आते उसके हैं क्वेश्चन आने ही हाँ, हैं, आने ही हैं, उसके बिल्कुल। क्वेश्चन आने ही हैं, आने ही। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गलत होने ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भी तो हुए हैं, बिल्कुल। हाँ, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत होने ही है। तो बिल्कुल संगम लाल पांडे जी की किताब है, बहुत छोटे में लिखा गया है, करीब 1.5 पेज में मात्र हेत्वाभास उन्होंने लिखा, लेकिन बहुत अच्छे से समझाया है। उस 1.5 पेज को आप पूरे 2 दिन 3 दिन में पढ़िए और समझिए, और तब जाकर आप हेत्वा, और एक बार अगर यदि आप हेत्वाभास के प्रश्न समझ लेंगे, तो आपके 3-4 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और हेत्वाभास के टॉपिक्स को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हेत्वाभास से क्वेश्चन अब प्रथम प्रश्न पत्र में भी पूछे जाने लगे हैं, बिल्कुल फिलोसफी के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, इनफॉर्मल लॉजिक में अब क्वेश्चन पूछा जाने लगा है फिलोसफी से उठा करके। तो इसके लिए आपका भारतीय दर्शन का वैष्णव वेदांत तक, वेदांत मध्य वेदांत तक पूरा हो आपका गया, इन दोनों किताबों से पूरा हो हो जाएगा। जाएगा। और समकालीन में अपने बीके लाल जी हैं, सबको पता है, बिल्कुल उनकी किताब है, और ऑनलाइन सोर्सेज हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और हमारी कुछ कुछ ऑनलाइन सोर्सेज में मैं ऑनलाइन सोर्सेज भी बता दूं, स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इंसाइक्लोपीडिया, बिल्कुल। हाँ, वो इंसाइक्लोपीडिया है, बट बहुत ही अपडेट है, और उससे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपडेट करते हैं। बिल्कुल। तो काफी अच्छा है वो, बहुत सारगर्भित होता है। कोई भी और टॉपिक आप हाँ, डालेंगे, आप सर्च लोग, करेंगे तो उस पर डिटेल आ जाता है, बिल्कुल। यस, हम्म। पूरा डिटेल आ जाता है, और बहुत अच्छा होता है। और और फिर समकालीन में आप अरविंदो को पढ़ेंगे,
रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर में उनके बुक्स आते हैं, उनके बुक्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। उनकी किताबें कौन सी हैं, उनकी मानव धर्म की अवधारणा क्या है, उनकी माया को लेकर क्या अवधारणा, समकालीन भारतीय दर्शन, बस आप ये 3 चीज पढ़िए। जगत के बारे में उनका क्या विचार है, उनका विचार आत्मा के बारे में क्या है, उनका विचार ईश्वर, माया को लेकर क्या है। क्योंकि बिल्कुल। जहां पर हमारा वेदांत खत्म होता है माया की समस्या को लेकर के, हम्म, वहां से फिर, क्योंकि जगत परमार्थ और यथार्थ के अंतराल पे जहां पर शंकर वेदांत खत्म होता है, उसके बाद न्यू वेदांत की जो थ्योरी आती है, वो कहीं ना कहीं इस व्यवहार और परमार्थ के अंतराल को विवेकानंद व्यवहारिक वेदांत का रूप देते हैं। और बिल्कुल। अलग अलग और हाँ, और अरविंदो जो है वो क्रियात्मक शक्ति बोल देते हैं, तो माया को उसके संदर्भ में सबके अपने अपने विचार हैं। केशी भट्टाचार्य, और केसी भट्टाचार्य से करीब तीन एक दो चार क्वेश्चन क्वेश्चन आने, बिल्कुल आते बिल्कुल हैं। आते हाँ, हैं, बिल्कुल। उनकी जो आत्मा को लेकर के अ, उदाहरण है, जो जो मैंने एक चीज चार देखी है सैद्धांतिक चेतना, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने सैद्धांतिक। कंटेम्प्रेरी की एक चीज देखी है कि ये आपके सॉलिड और फिक्स नंबर होते हैं। क्वेटेशन जैसे वो दे दिए, हाँ, या जैसे सॉलिड पूछा फिक्स होता है। सैद्धांतिक चेतना किसका है, तो आप सीधे क्लिक कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा इलिमिनेट करने की भी जरूरत यस, नहीं होती। यस यस, इंट्रोडक्टरी एकदम, एकदम इंट्रोडक्टरी, बिल्कुल। या बुक एकदम कोई दे दिया, उन्होंने हाँ, बुक को पूछ इंट्रोडक्टरी। लिया। जी। वस्तुतः इंट्रोडक्टरी इसलिए भी लगता है संभवतः, क्योंकि इन 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 दार्शनिकों ने कोई अपना दर्शन देने की चेष्टा कभी स्वयं से नहीं की। ये बस बिल्कुल, जो हमारा वेदांत जहाँ खत्म उसको होता है, सिस्टमैटिक रूप उसको में कहीं ना कहीं करने के प्रयास में। प्रैक्टिकल रूप में और बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप में करने का प्रयास करते हैं। और इनके जो रिसर्च पेपर्स हैं, उसी को फिलोसफी का रूप दे दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमें लगता है इंट्रोडक्टरी है, लेकिन जी। बहुत ही अच्छा है। और आप इंट्रोडक्टरी ही पढ़ेंगे, आप इंटरनेट से पढ़ लीजिए या फिर किसी भी सोर्स से, यूट्यूब से पढ़ लीजिए। आप यूट्यूब पे इधर उधर के सोर्सेस मत फॉलो कीजिए, प्रमाणिक चैनल हैं पढ़ाई के लिए। अगर सीईसी की बिल्कुल। वेबसाइट है, एनपीटेल की वेबसाइट है, इन वेबसाइट्स पे आप इन कंटेम्पररी वेबसाइटों की जो, सर एक कमी ये है कि ये थोड़ा बड़ा नीरस तरीके से पढ़ाते हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। मैंने एक्चुअली इन लोगों को देखा है, हाँ तो ये ऐसे लेक्चर ऐसे डिलीवर करते हैं कि सामने वाला सुनते सुनते सो जाए। जी जी। हाँ हाँ, ये तो है कि एक्सप्रेशन कोई यदि नहीं देते हैं ये लोग। जी जी। वो प्रोफेसर हैं, काफी अनुभवी होते हैं, बिल्कुल। तो उनके लिए एक सामान्य कक्षा की जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी होता है। बिल्कुल किंतु ये हमारा दायित्व है पढ़ने वाले लोगों का, बिल्कुल। कि वो पीछे से जहाँ पर जिन समस्याओं को अद्वैत वेदांती और परंपरागत भारतीय दर्शन जिन्हें छोड़ देता है, उसे नए दार्शनिक पाश्चात्य दर्शन के प्रभाव में डील करते हैं, तो हम हम्म अपनी उत्साह से इसको कर सकते हैं। तो हम्म इंडियन फिलोसफी का तो ये हो गया। और हम्म कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और बुक्स अच्छे से प्रिपेयर करनी है, बुक लिस्ट। इन सभी जो कंटेम्प्रेरी हैं, चाहे केसी भट्टाचार्य हो गए, चाहे जद्दू कृष्णमूर्ति हो गए, हम्म चाहे राधा कृष्णन हो गए, इन सभी दार्शनिकों के विचारकों के पुस्तकों को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हम्म। और यकीन मानिए, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी से ही, अगर आप गूगल से ही पढ़ेंगे तो भी आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर थोड़ा सा इस पे और बताइए, वेस्टर्न पे अब आते हैं, क्योंकि एक्चुअली सर शायद जूम का हाँ, टाइमिंग 40 मिनट होता है, तो उसमें हम लोग 10 मिनट पहले ही ओके बात फॉर्मल टॉक में चला गया होगा, तो ऐसा ना हो कि ये अपने खत्म ओके कर। ओके। हाँ सर, तो थोड़ा वेस्टर्न पे आते हैं बुक लिस्ट पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा जल्दी करने का प्रयास सर करता इस पे हूँ। बाद में भविष्य में हम आप लोग और डिटेल चर्चा करेंगे, तो शायद गूगल ऐप पे किया जाए। उस पे सर टाइमिंग नहीं खत्म जी जी, करता। क्योंकि ग्रीक फिलोसफी पे मैं आता हूँ सीधे। बिल्कुल। मैंने ग्रीक फिलोसफी के लिए शील त्रिपाठी जी की, मैंने अपने मास्टर्स के समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक के समय सीएल त्रिपाठी जी की किताब पढ़ी थी, छोटे लाल त्रिपाठी जी की। जी जी। मैंने वहां से ग्रीक फिलोसफी पढ़ी थी। ग्रीक फिलोसफी से करीब 5 क्वेश्चन आते हैं। आप यदि इसके भी सर सीएल बहुत त्रिपाठी जी सॉलिड की, नंबर होते हैं। मैंने देखा कि जैसे कि जल की हाँ थ्योरी किसने दिया, वाई को अनगिमिनीज ने दिया, या कैसे किया, ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस इसके भी सर रहते हैं। हाँ, आप वहां से अगर आप पढ़ लें तो बड़े आराम से। और उस बिल्कुल। किताब में, वो बहुत पतली सी किताब है, वो इंट्रोडक्टरी बुक है ही, है ही, आप बिल्कुल। मजे के लिए पढ़ सकते हैं। हाँ। हाँ, वो काफी इंट्रोडक्टरी किताब है, आप ऐसे ट्रेन वगैरह में चलते हुए पढ़ सकते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल। ऐसी किताब है। हाँ, तो आप उसे पढ़ लीजिए, वहां से 5 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। फिर आप क्या आते हैं, फिर हम आते हैं
प्लेटो से शुरू करते हैं। सोक्रेटस तक हम ग्रीक ही मानते हैं, प्लेटो से शुरू करते हैं, जहां से माना जाता है कि पाश्चात्य दर्शन शुरू होता है। तो प्लेटो, अरिस्टोटल और बाकी अनुभववादी, बुद्धिवादी, कांट, इन सभी के लिए याकूब मसीह की किताब है पाश्चात्य दर्शन, आप उसे पढ़िए और सफिशियंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एकदम सफिशियंट है। साथ में एच.एस. उपाध्याय जी की किताब है, मैंने उसको भी पढ़ी है, पाश्चात्य दर्शन का उद्भव अच्छी किताब है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन पाश्चात्य दर्शन के क्वेश्चंस सीधे नहीं आते हैं, बिल्कुल उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए आपको याकूब मसीह पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। हिंदी में भी है वो, इंग्लिश में भी है, थोड़ी कठिन लैंग्वेज है, बट बहुत ही अच्छी किताब है। उसे आप बिल्कुल फॉलो कीजिए, तभी आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सही कर पाएंगे। क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मतलब होता है, समस्या होती है उसमें बिल्कुल अधिकतर लोगों को। और हाँ, और जब आप कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी में आते हैं, तो बी.के. लाल जी की बुक है, बसंत कुमार लाल जी की, हिंदी में भी है, इंग्लिश में है। इंग्लिश और में फिर मैं बोलूंगा सीईसी और एनपीटेल बिल्कुल। ऑनलाइन सोर्स बहुत ही अच्छा है। मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनकी लेक्चर्स हैं। थोड़ा जैसा कि अभिनंदन जी ने अभी बोला कि थोड़ा नीरस लगता है, पर है वो, उनका टीचिंग जी स्टाइल ऐसा बिल्कुल, है। आपको खुद इंटरेस्ट लाना जगाना होगा, पड़ेगा और बिल्कुल। काफी अच्छा है। हाँ, और उसका आप उसमें से पढ़िए, समझिए, और आप वहां से वेस्ट कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी को पढ़ने समझने के लिए आपको काफी एफर्ट लगाना पड़ेगा। मूर वगैरह तक ठीक है। मैं फेनोमेनोलॉजी की बात कर रहा हूँ, और एग्जिस्टेंशलिज्म जो कि अस्तित्ववाद। जी। यहाँ से हाँ, अस्तित्ववाद से शुरू होता है, फिर हर्मेनेutiक्स में वही आगे और हर्मेनेutiक्स में बिल्कुल इंक्रीज वहां होता तक। है। जी। हाँ, और गडमार इत्यादि से क्वेश्चन, पॉल रिकॉर और गडमार इत्यादि से क्वेश्चन लगातार पूछे आते जाते हैं हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। ये हाँ, आते हैं क्वेश्चन अब। तो हर्मेनेutiक्स में क्योंकि हाइडेगर जो थे वो भी ऐसा माना जाता है कि हर्मेनेutiकल ही थे वो भी। तो वहां पर जो आप पढ़ेंगे ना, तो आप उसको समझ ले। और इंट्रोडक्टरी ही आप गूगल करिए हर्मेनेutiक्स के लिए, और आपको पता चल जाएगा कौन कौन हर्मेनेutiकल थिंकर्स हैं, और उनके क्या क्या उनके। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे रोमांटिक हर्मेनेutiक्स हर्मेनेutiक्स किसका किसका है, कौन है तो बिल्कुल, या स्लायर मार्कर का है। समर्थक हाँ कौन है, हाँ, विरोधी ऐसे कौन है, ऐसे बिल्कुल इंट्रोडक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। बस ऐसे ही क्रिटिकल किसका है, तो आपको पता चलेगा कि इनका है। रोमांटिसिज्म ऐसे ही किसका सबका है है, बिल्कुल। मार्क्सवादी, हाँ। हाँ, मार्क्सिस्ट हर्मेनेटिक्स किसका है, तो इनका है। ऐसे ही आप इंट्रोडक्टरी एकदम हर्मेनेटिक्स को गूगल से आप कर लीजिए, विकिपीडिया, स्टैनफोर्ड, कहीं से भी आप कर लीजिए। तो वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी का ये हो गया। अब लॉजिक पे आते हैं। लॉजिक के 10 10 क्वेश्चन आते क्वेश्चन हैं आने ही है। फर्स्ट पेपर में भी। फर्स्ट जी। पेपर में भी जोड़ लीजिए, सेकंड 15। पेपर में भी जोड़ लीजिए, करीब 15 बिल्कुल। क्वेश्चन। और मैंने जो पढ़ा था, मैंने अविनाश तिवारी जी की किताब पढ़ी थी बीए सेकेंड ईयर में। वो किताब अभी भी काम आती है। मैंने लॉजिक एमए में नहीं लिया था, मैंने बीए में लिया था, लेकिन वो किताब आप यकीन मानिए यूजीसी नेट सफिशियंट है। निकालने के लिए काफी अच्छा है। सफिशियंट बिल्कुल। हाँ, सब मैं उसे ही पढ़ा हूँ, इसलिए मैं उसे बोल रहा हूँ। मैंने हम्म। आईएम कॉपी किताब नहीं पढ़ी है। बाकी अन्य पुस्तकें भी हैं, वो भी सब अच्छी हैं, होंगी। मैंने पढ़ा नहीं है, मैं जो पढ़ा हूँ मैं वो बता रहा हूँ। बिल्कुल मेरे बिल्कुल। क्वेश्चन 10 के 10 सही हो जाते थे अविनाश तिवारी की किताब से। और आप यकीन कर सकते हैं, मेरे सारे क्वेश्चन सही होते थे। अगर आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे, आपके भी सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लॉजिक का हो गया। अन्य कोई अप्लाइड हाँ, इथिक्स। सामाजिक राजनीतिक दर्शन। हाँ, अप्लाइड हाँ इथिक्स हाँ, और इथिक्स के सामाजिक लिए राजनीतिक वेद दर्शन। प्रकाश वर्मा। जी जी। जी जी, मैं वेद प्रकाश वर्मा की मानकी नीति शास्त्र, जो नॉर्मेटिव एथिक्स का पोर्शन है, उसके लिए आप वीपी वर्मा की पुस्तक पढ़ सकते हैं। वेद प्रकाश वर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उनका बिल्कुल। एथिक्स में बहुत अच्छा काम है। जी उनका जी। आप अप्लाइड एथिक्स नहीं है उनका, अधिनीति शास्त्र मेटा एथिक्स है, और नॉर्मेटिव एथिक्स, दोनों आप दोनों किताब पढ़ सकते हैं। मेटा नॉर्मेटिव एथिक्स आप जैसे मैंने पहले ही बता दिया था जब मैं सिलेबस की बात कर रहा था, कि एथिक्स आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। आप ये आप अपना सुखवाद पढ़ लीजिए, आप उपयोगितावाद पढ़ लीजिए, जो मोटे मोटे सिद्धांत हैं आप इनको पढ़ लीजिए। और इन कौन से विचारक किस सिद्धांत से जुड़े हैं, उनकी पुस्तकें कौन सी हैं, ये भी पूछे जाते हैं बिल्कुल। एथिक्स में। हाँ, और स्टेटमेंट पूछ दिए जाते हैं इसमें, और जी कुछ जी। सूक्ष्म अंतर पूछ लिए जाते हैं कि मिल और बेंथम के उपयोगितावाद में क्या अंतर क्या है, अंतर है इस तरीके के बिल्कुल। क्वेश्चन। हाँ, तो ये आप पढ़ लेंगे। और जब आप अधिनीति शास्त्र पढ़ेंगे, जहाँ रिलीजियस लैंग्वेज की बात होती है,
तो आप उसके लिए बीपी वर्मा की ही इंट्रोडक्टरी जो पूरी डिटेल में मत पढ़िए, क्योंकि वो बहुत इतनी मोटी किताब है। आप अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ टॉपिक वाइज, सकते हैं। विषय के टॉपिक लिए वाइज मैंने भी, बिल्कुल। हाँ हाँ, लेकिन अगर आपको यूजीसी नेट के हिसाब से पढ़ना है तो मैं यूजीसी नेट के हिसाब से बता रहा हूँ। आप इंट्रोडक्टरी अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्टरी वीपी वर्मा की जो किताब है उसमें इंट्रोडक्टरी शुरू में 3-4 पेज दिया हुआ है, उसे आप सब पढ़ लीजिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और मैं तो कहूंगा अगर आपके पास वक्त हो तो पूरा पढ़ लीजिए, काफी अच्छा है। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ठीक है, आप पढ़ लीजिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एकदम निश्चिंत रहिए। आप इंट्रोडक्टरी हर चैप्टर का 4-4 पेज पढ़ लीजिए, पूरी किताब का, बिल्कुल। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जी। अप्लाइड इथिक्स का जैसा पूछा इन्होंने, अप्लाइड इथिक्स के लिए ऑनलाइन विकिपीडिया ही सबसे बेटर है। पीटर सिंगर, आर्नेनियस और लियोपोल्ड एंड इत्यादि, यही जो है मूल है इन्हीं बिल्कुल, इन्हीं और से इनसे क्वेश्चन, आते हैं 3-4 क्वेश्चन आने ही है। बस जी। बस हाँ, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। और इनके आप सिद्धांतों को जान लीजिए। और कुछ क्वेश्चन अब ऐसे आ रहे हैं जैसे बिजनेस इथिक्स में किसे इथिक्स माना जाएगा, वो बिल्कुल कॉमन सेंस बेस्ड कॉमन क्वेश्चन सेंस है। बेस्ड, बिल्कुल, उसके लिए जिसको आप, आप कहीं पाएंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल कोई बुक नहीं आप पढ़ सकते इसके बिल्कुल लिए। बिल्कुल। और हाँ, और जब हम इसके लिए सोशियो पॉलिटिकल के लिए अब हम आते हैं। सोशियो पॉलिटिकल में अधिकतर क्वेश्चन ऐसा लगता है, जो जो हम जब जब नॉर्मेटिव इथिक्स पढ़ेंगे ना, तो नॉर्मेटिव इथिक्स के जो फिलोसफर है ना, मिल, बेंथम, यही लोग सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफर भी हैं। बिल्कुल ग्रीन हम पढ़ेंगे, हाँ, हीगल पढ़ेंगे, तो वो इथिक्स में भी उनके सिद्धांत है, उनके सिद्धांत सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी में भी हैं। तो बिल्कुल। जब हम और वही, जैसा उनका एथिक्स है वैसा वो सोशियो पॉलिटिकल उनकी आइडियाज हैं, आइडियाज। वैसे उनके आदर्श हैं जो, हाँ, जैसे उनके दार्शनिक आदर्श भी उनके एथिक्स से ही प्रभावित हैं। तो हम इसे आपस में मिलाकर पढ़ें तो ये ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, फायदेमंद होगा, हमें बिल्कुल बर्डन नहीं महसूस होगा। बिल्कुल हम्म, इसके लिए ओपी गावा, सबको पता है ओपी गावा, बिल्कुल काफी अच्छी किताब है ओपी बिल्कुल। गावा, सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत। पॉलिटिकल आप साइंस में अच्छे भी से इसका पढ़ प्रयोग लीजिए, किया जाता है, बिल्कुल। हाँ, उसे पढ़ लीजिए, वन बुक वेरी सफिशिएंट। एंड आप क्वेश्चन कर लेंगे। और ध्यान देने की जरूरत है, स्टेटमेंट पूछता है सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी में और इथिक्स में। स्टेटमेंट को आप कभी नहीं पढ़ सकते हैं, आप ये कभी मत कोशिश करिएगा कि आप स्टेटमेंट याद कर लें। हम्म। आप सिद्धांत को पढ़िएगा। जब आप सिद्धांत आप समझ लेंगे, उनकी थ्योरी समझ लेंगे, तो जो स्टेटमेंट होगा उसे आप मैच कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किस विचारक का हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो किसी न किसी उनकी फिलोसफी को ही व्यक्त करता है। तो आप इंटेलिजेंस गेस मारिएगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी यहीं से आप ओपी गावा से करिए। फेमिनिस्ट फिलोसफी से क्वेश्चन आते हैं। फेमिनिस्ट बिल्कुल। फिलोसफी के लिए आप फिर, हाँ, ऑनलाइन सोर्सेज पे जाइए, स्टैंडफोर्ड और जैसे विकिपीडिया। कुछ और बिल्कुल, साथ, जैसे उसमें कुछ पॉइंट्स हैं तो कि आप, रेडिकल फेमिनिज्म क्या है, इन सब पॉइंट्स के हाँ, संस्थापक आप देख लीजिए। और लिबरल फेमिनिज्म, बिल्कुल लिबरल 4-5 फेमिनिज्म, हैं, बिल्कुल। और फिर, हाँ, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म हम्म, एंड पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट बिल्कुल फेमिनिज्म जो अभी चल रहा है। तो ऐसे मोटे तौर पे विभाजित किया गया है। देख लीजिए। इन इन कैटेगरीज में कौन कौन सी महिला चिंतन दार्शनिक हैं जो लिबरल में आती हैं, जैसे वाल्स्टनक्रॉफ आदि हैं, मिल सिमोन अब दो के आते हैं। बिल्कुल। और हाँ, इनके स्टेटमेंट आते हैं, सिमोन डे बुआ वगैरह के, स्त्री होती नहीं बनाई जाती है। हम्म। इस तरीके के जो रेडिकल हैं, इनकी रचनाएं क्या हैं, इनके कुछ फेमस इन्होंने स्टेटमेंट दी हैं, उसे आप पढ़ लीजिए। इनके फेमस स्टेटमेंट कुछ, बस 5-6 हैं ऐसे दार्शनिक, महिला बिल्कुल दार्शनिक फेमिनिस्टिक जो थ्योरी है, इनके कुछ फेमस स्टेटमेंट है, करीब मुझे लगता है 20 आप स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। हो जाएगा, उनके बिल्कुल उनके जो, उनके जो आइडियाज हैं वो समझ लीजिए। आप इसे नोट्स बनाइए ऑनलाइन डिफरेंट सोर्सेज से, क्योंकि आप एक बुक नहीं पा सकते, बुक पाएंगे तो एक राइटर की पूरी एक बुक ही है। बिल्कुल। तो आप ऑनलाइन सोर्स से नोट्स बनाइए, करीब 10 पेज की नोट्स होगी, और आप बड़े आराम से फेमिनिज्म पे सारे 3 क्वेश्चन क्वेश्चन। करीब आते हैं, 3-4 क्वेश्चन, हाँ, आप उसे बड़े आराम से कर सकते हैं। जी जी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोई वही नहीं है, करीब जी। आप ये समझिए कि टॉपिक्स तो रिपीट ही होते हैं। अच्छा एकदम श्योर है टॉपिक्स रिपीट होने ही होने हैं। बिल्कुल, अब हमने लगभग जी, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर फिलोसफी के लगभग सारे एस्पेक्ट पे चर्चा एक कर ली है, छोटी चर्चा। हाँ और हाँ, हमने सभी सभी एस्पेक्टों को थोड़ा सिलेबस सा वो के, मेडुअल बचा है, जैसे मेडुअल धर्म दर्शन हाँ जो था हाँ, वो थॉमस बचा। एक्वाइनस, हाँ हाँ हाँ, उन तीनों, थॉमस एक्वाइनस वगैरह जी, के, अगस्टाइन, हाँ, ये एंसेलम।
ये असल में ऐसा लगता है, ये जो मेडाइवल फिलोसफी है उसमें यही तीन, संत अंसेलम, थॉमस अगस्त एक्वाइनस और अगस्टाइन। हाँ अगस्टाइन, संत अगस्टाइन, इन्हीं तीन के पूछे जाते हैं। इन तीन में आप इनके तीन सेक्शन जो मुझे लगता है, जो उनके ईश्वर को लेकर अवधारणा है, अशुभ को लेकर के अवधारणा है और जगत के निर्माण को लेकर अवधारणा है। जी जी। क्योंकि मध्य युग में क्या था ना, वैज्ञानिक विकास शुरू हो रहा था, तो अशुभ को लेकर, जगत के निर्माण को लेकर ही वो चल रहा था, तो इन तीनों ने उसी हिसाब से अपने दार्शनिक वो की है। तो इसको भी आप जब सीएल त्रिपाठी जी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें इनका दिया हुआ है, आप वहीं से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से इन तीनों दार्शनिकों का करिएगा, क्योंकि काफी उलझे हुए प्रश्न बिल्कुल स्टेटमेंट पूछ देते बिल्कुल। हैं, क्योंकि लगता है कि किसके हैं, अगस्टाइन के हैं कि एक्वाइनस के हैं, लगभग जैसा मिलते जुलते हैं ये बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बहुत बारीकी से और अंतरों को आपको उसमें ये देखना पड़ता है, जिस तरह की इंडियन फिलॉसफी में है कि पूछ लिया कि सैद्धांतिक चेतना किसका है, तो वो आपका क्लियर कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें आप उलझ जाते हैं। बिल्कुल। और अच्छा बिल्कुल, ये आप बताए। मध्यकालीन दर्शन में आप उलझ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमने लगभग जी। सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए। अच्छा ये बताए विनीत जी, क्या 2.5 महीने या 2 महीने में नेट जेआरएफ की तैयारी की जा सकती नहीं है नहीं या? नहीं, आ, आपको फिलॉसफी का सिलेबस जैसा कि लग रहा है, अगर आप कवर करने चलेंगे तो हमें लगता है कोई भी देता है तो वो बीए और एमए सब कुछ होता है, हमें इन सब सभी को ध्यान में रखना चाहिए सब। कि एक कोई भी जो विद्यार्थी है वो बीए से पढ़ रहा है बिल्कुल तो 2.5 महीने से वो नहीं पढ़ता है, बिल्कुल। वो पिछले 5 सालों से पढ़ रहा होता है। पढ़ रहा ढाई होता महीनों कुछ में केवल एक एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू कर देता है, पर्टिकुलर ताकि उसके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन सॉल्व कर सके। बिल्कुल। हाँ, वो पार्टिकुलर हो जाता है। तो किया जा सकता है। आप डेफिनेटली। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं 2 से ढाई महीने में। और अगर आप 2 से ढाई महीने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ जो आपने पढ़ा है, जो सोर्सेज अभी मेंशन किया गया है, उससे आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा। और कोई कोई संशय नहीं है। बस हाँ, फर्स्ट पेपर में ध्यान देने की जरूरत है कि 30 प्रश्न तो हो ही जाए, क्योंकि मेरे उसी की वजह से नहीं होते थे, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट पेपर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और सेकंड पेपर में 75 प्लस आपका टारगेट होना ही चाहिए, क्योंकि चाहिए। बड़े मेरे हमेशा, एक बार मेरा 76 था, एक बार 82 था, और इस बार मेरा 78 क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि 75 टू 80 लाया जा सकता है, आराम से लाया जा सकता बिल्कुल। है। अच्छा विनीत तो जी ये बताए। अ, जी कंटिन्यू, कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, मैं यही बस हो गया, मैं बोला कि मुझे जी। लगता है कि सेकंड पेपर अच्छा में 75 प्लस लाया जा सकते हैं, और फर्स्ट पेपर में 30 प्लस आपका टारगेट है, तो अच्छा। आपका हो जाएगा जेआरएफ। अच्छा जेआरएफ निकालने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था कि 35,000 रुपए मिलेंगे, या रिसर्च के नहीं फील्ड में नहीं काम नहीं, करना है, या डॉक्टर की डिग्री लेनी है? दर्शन पढ़ने, दर्शन पढ़ने के लिए पढ़ते पढ़ते ऐसी मतलब, हम फिलोसफी सब्जेक्ट वाले अच्छे समझ सकते हैं, हम लोग बिल्कुल ज्यादा पैसे वैसे से मोटिवेट नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे स्वेच्छा, जो स्वतः इच्छा, शुभेच्छा जो होती है, हाँ हाँ। उसी से मोटिवेट शुभ होकर काम संकल्प करते हो। हैं कि चलो देते हैं। हाँ, इतना मतलब पढ़े हैं तो आजमाते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या बस होता ऐसे है, ही। बिल्कुल पढ़े निष्काम हैं भाव से तो कर्म करते हुए। हाँ जी। हाँ, ऐसे अच्छा पैसे वैसे की कोई कोई वो हम नहीं। लोग के लिए मायने नहीं बिल्कुल रखता, अगर बिल्कुल। फिलोसफी के अच्छा स्टूडेंट है तो। जी बिल्कुल। अच्छा हम्म। विनीत जी ये बताइए, सोशल स्टेटस में कोई परिवर्तन हुआ जब आपका जेआरएफ नहीं हुआ था और जेआरएफ हो गया? ऐसा आपको अ, लगा कुछ? पता नहीं, मैं तो लॉकडाउन की वजह से घर में हूँ, सोसाइटी में गया नहीं। लॉकडाउन की वजह से भी आपने देखा नहीं कि ये वार्म अप पढ़ाई कैसे है, हो। हमें हाँ पढ़ाई के बिल्कुल तौर पे ही लेना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और ये छात्रवृत्ति है, हमें अगर मिलती है तो हमें उसे पढ़ाई के लिए ही यूज करना चाहिए। जी जी। सोशल स्टेटस जैसी चीज एक विद्यार्थी के जीवन में ऐसे मुझे लगता है कि नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, मित्रों के बीच में ठीक है, हमेशा से कोई जेआरएफ हो या ना हो, उसका अपना हर लोड व्यक्ति का नहीं है। अपना, हर एक बिल्कुल। विद्यार्थी का, चाहे वो विद्यार्थी हो या अनपढ़ हो, उसका एक सोशल स्टेटस होता है। जी अच्छा तो विन ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा बस विनीत हाँ, जी। ये मैं बिल्कुल कहूंगा कि आपको यदि स्कॉलरशिप मिलती है तो आप कहीं ना कहीं एमए करने के बाद आप अपने 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 माता पिता से पैसे नहीं लेंगे। और एक होता है ना कि एक दायित्व होता है कि अब मुझे अपना खर्च खुद वहन करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके तरफ आप बढ़ते हैं, कुछ दायित्व, आर्थिक दायित्व अपने कंधों पर लेते हैं, जी और जी। अपनी, अपने मित्रों की, अपने परिवार की आप कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि मेरे सोचने के तरीके में इस तरीके ये का है। परिवर्तन आता है।
जी, और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब माता-पिता से कहीं न कहीं आर्थिक रूप से मजबूत है स्वतंत्र होते हैं और और एक बिल्कुल, पहला कदम होता है आर्थिक बिल्कुल, निर्भरता की ओर। बिल्कुल। अच्छा हाँ। विनीत जी, ये बताइए कि जो बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं फिलॉसफी से या किसी भी सब्जेक्ट से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस लिए बने रहें, या उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा, पहला कि आपका उद्देश्य अधिकतर लोगों का उद्देश्य प्रोफ़ेसर बनना होता है, बिल्कुल, तो जेआरएफ आप निकालिए ताकि आपको 5 अंक मिले, क्योंकि 3 अंक नेट पे हैं, 5 अंक जेआरएफ पे हैं, आपको बिल्कुल, 2 अंक मिले। साथ में आप एमए कर चुके हैं, आपकी उम्र हो चुकी होती है, आप वयस्क हो चुके होते हैं, आप माता-पिता से आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे, माता-पिता को भी अच्छा लगेगा और समाज के लिए भी आप अच्छा सोचेंगे, कंस्ट्रक्टिव सोचेंगे। नेट होने पर भी स्कॉलरशिप मिलती है, जेआरएफ होने पर भी। तो नेट और जेआरएफ में मैं ज़्यादा अंतर नहीं मानता, बस लेकिन थोड़ा नेट कुछ नेट चंद में क्या है प्रश्नों कि का अंतर सेंट्रल होता है। यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन होता है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और राज्य यूनिवर्सिटियाँ हाँ, नेट हाँ, पे बस यही स्कॉलरशिप। अंतर है। बिल्कुल, ये अंतर है और और अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप किसी भी विषय के हों, क्योंकि बिल्कुल, टॉपिक्स तो रिपीट करेंगे ही करेंगे ना। आप टॉपिक्स रिपीट करेंगे तो आप क्वेश्चन समझ सकेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल, और अगर आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो जब आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे, तो आप उसे इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकें, चाहे उस हुँ, टॉपिक से कोई भी प्रश्न पूछा जाए। तो मैं यही बोलूँगा, वो चाहे किसी भी विषय का विद्यार्थी क्यों ना हो, इसी जी, तरीके से वो अप्रोच करे इस परीक्षा को और फर्स्ट पेपर पे आवश्यकता से अधिक नहीं वो करे, क्योंकि मुझे लगता है आप ये बहुत रेयर होता है कि कोई 40 मार्क्स लेकर आ 40 जाए फर्स्ट बिल्कुल, पेपर बिल्कुल, में। इट्स रेयर, वेरी रेयर। बिल्कुल, आप बिल्कुल, 35 ला दोगे, यही यही काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होती है। बिल्कुल। तो आप सेकंड पेपर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ये तो अ, आपका विषय है और थैंक बस, यू, बस। थैंक यू विनीत जी, और हमारे चैनल पे आने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अभिनंदन जी, आपका शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।